नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चले दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये कहानी हमें भेजे हैं विजेंद्र जी, हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले। ये जो कहानी है ना विजेंद्र जी की अपनी तो नहीं है, उनका एक जानने वाले की है जिनका नाम था अवधेश। किराएदार थे उनके साथ में ये घटना घटी थी। तब वो साल था 2002 का। तो चलिए देर नहीं करते हैं, चलते हैं अवधेश जी की इस कहानी में। आखिर उनके साथ में ऐसा क्या हुआ था। दोस्तों ये जो कहानी है ना अवधेश की है। अवधेश विजेंद्र जी के घर में बाहर वाले हिस्से में किराए पर रहते थे। टैक्सी चलाने के काम करते थे और उनकी अपनी खुद भी टैक्सी नहीं थी, टैक्सी मालिक की थी और ये चलाया करते थे। दूर दूर का सफ़र, जैसे कोई टूरिस्ट को ले जाता है दूसरे शहर में, कभी उत्तराखंड, कभी हिमाचल, कभी मथुरा, कभी काशी, ऐसे कुछ घुमाते थे टूरिस्टों को और सैलरी मिलती थी उनको। रहने वाले थे उत्तर प्रदेश के, बनारस के। विजेंद्र जी बता रहे हैं कि बड़ा सीधा साधा लड़का था, देखने में बिल्कुल सीधा साधा, कोई नशा नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, थोड़ा धार्मिक किस्म का जरूर था, पूजा पाठ करने वाला लड़का। जब वो सुबह उठते थे ड्यूटी जाने के लिए तो नहा धो करके, पास में मंदिर था, वहाँ जा कर के पूजा पाठ करके मत्था टेक करके तब वो अपने काम पर जाते थे। रोज़ का नियम था कि काफ़ी दिन जब हो गया ना, तब मुझे कुछ रात में, वो रात को लौटते थे कभी कभी, और नहीं तो उनका तो सफ़र तो काफ़ी दिन लंबा चलता था। कभी 4 दिन पर, कभी 5 दिन पर, कभी 6 दिन पर लौटते थे। और जब आते थे ना तो करीब 10 बजे, कभी 11 बजे, रात को करीब 12 बजे से पहले पहले आ जाते थे। और जब भी आते थे ना तो हमारा एक कुत्ता था, वो जानता था, अथवा भौंकता नहीं था। नहीं तो कोई गली में आ जाए ना तो हमारा कुत्ता बिल्कुल भौंकना शुरू कर देता था। तो मैं जान जाता था कि अब अवधेश आ गए हैं। लेकिन एक लंबा सफ़र पर गए थे और उसके बाद वो लौट के आते हैं तो कुछ डरे डरे से दिखाई दे रहे थे। मैं जब देखता हूँ उनको सुबह में, जब वो मंदिर से लौट के आते हैं तो चेहरा थोड़ा सा डरा हुआ दिखाई दे रहा था। तब मैंने रोका था अवधेश को कि अरे अवधेश, बात क्या है मेरे दोस्त, बीमार हो या बात क्या है? तुम्हारा चेहरा उदासी में पड़ा हुआ है, चेहरा पीला पड़ा है, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ में? तुम तो अच्छे खासे थे। लेकिन अवधेश उस टाइम डरे हुए दिखाई दे रहे थे और मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। कह रहे थे कि नहीं ना, मैं बिल्कुल सही हूँ और मुझे क्या हुआ है, मैं अच्छा खासा तो हूँ, अपने काम पर जा रहा हूँ। और वाकई में उस दिन काम के बहाना लेकर के मुझसे पीछा छुड़ा ले गए थे। मतलब मैं जिस बात का पूछना चाहता था, जानकारी लेना चाहता था, मुझे वो जानकारी मिली नहीं। मैं देखा था चेहरा बिल्कुल उदास था, डरे हुए दिखाई दे रहे थे। अब ना जाने ऐसी क्या बात थी। हालांकि वो मेरे से कोई बात छिपाता नहीं था। जब भी मैं पूछता था कि घर में सब राजी खुशी हैं, कोई टेंशन वगैरह तो नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है ना, बिल्कुल टाइम पर किराया देता था। अगला जो अवधेश थे, पहली तारीख को किराया हमें देते थे और बाकी पैसे अपने गांव भेजते थे। खाना पीना तो उनका मैंने कभी घर में बनाते हुए देखा ही नहीं था, ना उनके पास में ऐसा कोई सामान देखा था जिससे खाना पीना बनता हो। बस उनके थोड़े बहुत सामान थे, खाट था, बिस्तर था, बस यही कुछ था। नहीं तो उनका पूरा खाना पीना बाहर ही चलता था, होटल में। अब उस दिन देखने के बाद, अब वो तो मेरे से पीछा छुड़ा लिए थे, लेकिन मैं भी सोचा था कि चलो कल मिलेगा तो मैं ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि मेरे से कोई बात छिपाता नहीं था। अगले दिन सुबह में मैं भी जल्दी उठता था और वो नहा धो कर के मंदिर से लौट के आ रहे थे। तब मैं चाय पी रहा था, तब बुला लिया, अवधेश आ जाओ, चाय बन चुकी है। चाय का नाम पर ज़रूर आ गए। चाय उनको बड़ा प्रिय थी, खाना तो कम, चाय उनको ज़्यादा चलती थी। आ गए, नमस्ते वस्ते करके हम लोग बैठे थे और चाय का घूंट भर रहे थे।
तब मैंने अवधेश से पूछा कि आज तो तुम कुछ कल से बेहतर दिख रहे हो, क्या कुछ बात तुम्हारे साथ में हुआ क्या, तबीयत वगैरह ठीक है ना? तब अवधेश कहने लगे कि हाँ मैं ठीक हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब लंबा सफ़र हो जाता है ना तो कभी कभी थकावट हो जाती थी, इसलिए शायद आपको लगा होगा कि मैं किसी परेशानी में हूँ। अगर मैं किसी परेशानी में होता तो ज़रूर मैं आपसे ज़रूर बताता, छिपाता हूँ थोड़ी आपसे। ये तो बात अवधेश ने बिल्कुल सही बताई थी। वो मुझसे कुछ छिपाता नहीं था। जब भी अब मेरे पास में बैठता था तो हम लोग अब बातचीत करते थे आपस में। अब वो बिल्कुल क्लियर हो चुका था कि अवधेश के साथ में ऐसी कोई परेशानी थी नहीं, वो थकावट का असर था। और उसके बाद अपने काम पर चले गए। सफ़र अब उनका कब कहाँ काम मिल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता था। ऐसा ही काम था उनका टूर एंड ट्रेवल्स का, जहाँ वो काम करते थे। अब इसके बाद जो लौटते हैं ना तो करीब 8 दिन के बाद में अवधेश। मैं जानता था कि ऐसा ही इनका सफ़र है, मुझे भी निश्चित होते थे कि चलो अगला अपना काम पर है। लेकिन उसी बीच जब रात के अवधेश आते हैं ना तो कुत्ता भौंकने लगता है। मैं जाना कि कोई और होगा, अवधेश होंगे तो कुत्ता तो भौंकता नहीं है। मैं अब सोचा कि कोई चोर वोर तो नहीं आ गया भाई, अवधेश के घर में ऐसा कोई सामान हो जो चोरी करके ले जाए। मैं अपना नींद से जाग गया था कुत्ता भौंकने के बाद में। और जब मैं आता हूँ ना तो बाहर देखता हूँ, बाहर से उनका गेट था, बाहर ही था, अलग ही तो उनका सेपरेट था। अब मैं नाम लेकर पुकारता हूँ, अवधेश अवधेश तुम हो क्या? तब अवधेश कहते कि हाँ मैं हूँ भाई साहब, मैं हूँ। तब मुझे थोड़ा अनिश्चित हुआ, लेकिन एक डाउट हुआ कि अवधेश कभी भी आती थी रात में, कुत्ता कोई भौंकता नहीं था, लेकिन आज क्यों कुत्ता भौंक रहा है? मैं इधर उधर निगाहें दौड़ाने लगा, लेकिन मुझे ऐसा कोई संदिग्ध चीज़ दिखाई नहीं दिया। तब मैं अपने घर में लौट आता हूँ। जैसे ही लौटता हूँ ना फिर कुत्ता भौंकने लगता है। मेरा ही अब था कुत्ता वो, और रात को हम छोड़ देते थे बाहर में रखवाली करने के लिए। मैं उसके नाम लेकर, कालू कालू नाम था, काला कुत्ता था। कालू क्या हो गया, कालू कालू शांत हो जा। लेकिन कालू जो था ना तेज तेज से भौंक रहा था। मैं फिर बाहर निकलता हूँ और देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे तो कोई वहाँ नज़र नहीं है, दिखाई दे रहा है। वो कालू जो था ना जैसे किसी को हवा में देख रहा हो, ऐसे मुंह उठा करके ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था। जब मुझे देखा ना तो उसमें और साहस आ गई। पहले तो भौंकता था, पीछे हट जाता था, और जब मुझे देख लिया ना कि मैं आ चुका हूँ, अब फिर वो दोनों टांग पर खड़ा हो गया था एक बार तो, जैसे किसी को पकड़ना चाहता हूँ। बड़ा अजीब लगा था मुझे। मैं कालू को बोलने लगा, अरे किसको देख के भौंक रहा है, शांत हो जा, क्या पूरे मोहल्ले को उठा देगा क्या आज? और उस टाइम अवधेश को मैं बोलता हूँ कि अवधेश जरा बाहर निकलना। अवधेश निकलते हैं, हाँ भाई साहब बात क्या है? तब मैं कहता हूँ देखो ना आज कालू क्या हो गया है। अब देखो दो टांग पर खड़ा हो गया था, जैसे किसी को पकड़ना चाह रहा। अवधेश भी इधर उधर देखने लगे, कहने लगे यहाँ तो कुछ है नहीं। मुझे भी बड़ा अजीब लगा था। जब मैं आया था ना तो मुझे तो नहीं, लेकिन मेरे पीछे भौंक रहा था, जैसे मेरे पीछे कोई आ रहा हो। अवधेश ने ये बात मुझे बताई। तब मैं कालू को अब जबरदस्ती शांत कराया, तब भी वो रुक नहीं रहा था। तो मैं घर में उसको लेके गया। घर में आने के बाद भी वो शांत नहीं रहा, काफ़ी देर तक गुर्राता रहा, भौंकता रहा। तब मैं उसको शांत कराया, तब जाकर शांत हुआ। ये बात मैं भूल ही गया सुबह में कि चलो कुत्ता है, अब उसका सोच अलग है, दिमाग खराब हो गया होगा, ऐसे ही भौंकता होगा, और कोई बड़ी बात नहीं है। ये घटना को मैं भूल ही चुका था। अब इसके बाद जो अवधेश है ना, 3 दिन के बाद में, अब सुबह तो निकल जाते हैं, अब फिर 3 दिन के बाद लौटते हैं। अब उनका आने का कोई टाइम तो फिक्स नहीं था, कभी रात को 9 बजे, कभी 8 बजे भी आ जाते थे, और कभी 11 बजे भी, 12 बजे भी आ जाते थे। लेकिन जब भी आते थे उनके पास में ताला चाबी सब उन्हीं के पास में थी, बाहर का दरवाज़ा था, हमें उसमें कोई इंटरफेयर था ही नहीं। आराम से जब भी आए और अपना कमरा खोलते थे, अंदर चले जा करके आराम तो करना होता था। खाना पीना तो होटल से खा के आते थे। 3 दिन के बाद जब आते हैं ना रात को 11 बजे, अब फिर मेरा कालू कुत्ता अब ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। मैं थोड़ा अब विचारने लगा कि बात क्या है भाई। अवधेश को देख कर तो कालू कभी भौंकता नहीं, पहचानता है अच्छी तरह से।
अवधेश का ताला खुल रहा था, मैं आवाज़ सुना था। अतः मैं अंदर से ही पुकारा, अवधेश तुम हो क्या? तब अवधेश बोले, भाई साहब मैं ही हूँ। मैं बोला, जरा देखो ना कालू क्यों भूक रहा है, क्या तुम्हारे पीछे कोई और तो नहीं है? आसपास में देखना जरा। अवधेश कहने लगे कि नहीं भाई साहब, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कालू ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा है। मैं कालू को अंदर से शांत कराने लगा, लेकिन कालू चुप नहीं हो रहा था। मुझे निकलना ही पड़ा बाहर। मैं बाहर निकल कर देखता हूँ तो मुझे भी कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे लगा कालू शरारत ज़्यादा कर रहा है, इसको आज बाहर रखूँगा तो पूरा पड़ोसियों को जगा देगा, कल मुझे कंप्लेंट मिलेगा। मैं अंदर ले जाता हूँ। अंदर जाने के बाद भी कुछ देर तक भौंकता रहता है, शांत नहीं होता है। आखिरकार मैं उसको डांटता हूँ और तब जाकर के शांत होता है, लेकिन कान एकदम हमेशा इधर उधर मूवमेंट कर रहा था, जैसे किसी को अंदाज़ा कर रहा हो कि हाँ आसपास में जैसे कोई है। बड़ा अजीब सा लगा था मुझे उस रात भी। खैर कुत्ते वाली बात थी और बाहर में कोई था भी नहीं। मुझे लगा कि कुत्ता हमारा बिगड़ चुका है, ये खामखा लोगों को अब डरा रहा है, परेशान कर रहा है रात के टाइम में, ठीक नहीं है। मैं अंदर ही अब 2 दिन रखा था और फिर जो अवधेश थे अपने काम पर निकल जाते थे। इस बार में जो आए थे ना 5 दिन के बाद में, और तब तक कुत्ता मेरा शांत था। मुझे लगा कि अब तो कोई बात नहीं है और ये भौंकेगा नहीं। और फिर हम बाहर में छोड़ दिए थे कि चल घर की एक मेरी दुकान भी थी, उसकी रखवाली भी करता रहेगा। अब वही हुआ। 5 दिन के बाद में अवधेश आते हैं ना, जैसे ही आते हैं ताला खुलने की आवाज़ सुनता हूँ। मैं जल्दी सोता नहीं था, मैं भी 11-12 बजे तक सोता था, कुछ ना कुछ किताब पढ़ता रहता था रात के टाइम में। मुझे जल्दी नींद नहीं आती थी। वैसे ही मैं किताब पढ़ रहा था और ताला खुलने की आवाज़ आई, अब पीछे से कालू को भौंकने की। ताला खुलते ही मैं समझ गया कि अवधेश आ गए हैं। मैं पूछा, अवधेश तुम हो? तब अवधेश कहते हैं, हाँ भाई साहब मैं ही हूँ। और कालू ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था। इस बार मुझे लगा कि नहीं, चल के देखना चाहिए। कालू ऐसे तो कभी भौंकता नहीं, बात कुछ न कुछ तो ज़रूर है। मैं जब बाहर निकलता हूँ तो मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता है, और कालू ऐसे लग रहा है कि पास में किसी को देख करके मुंह ऊंचा करके अब भौंक रहा है ज़ोर ज़ोर से। मुझे देख करके कालू में एक जोश सा भर जाता था, और वो अपने 2 टांगों पर खड़ा होकर के उछल उछल करके जैसे किसी को लपकना चाहता हूँ। बड़ा अजीबोगरीब लगा। मैं आवाज़ दिया अवधेश का, अवधेश ज़रा बाहर निकलना। अवधेश सोए नहीं थे, वो भी बाहर निकल आए। वो भी शायद कुत्ते से परेशान थे, लेकिन बोल नहीं पाते थे। मैं जब उनको बुलाया ना तो उनके पीछे जा कर के भौंकने लगा, जैसे अवधेश के पीछे में कोई खड़ा हो। बड़ा अजीब सा लगा। अब मैं उस टाइम तो अवधेश से कुछ पूछा नहीं, कुत्ते को लेके गया अंदर में कि चल तू बड़ा बदमाशी कर रहा है। लेकिन कुत्ता उस रात भी बड़ा मुश्किल से शांत हुआ था। बार बार उसके कान का मूवमेंट चल रहा था। मेरे डर से शांत था। वो जानता था कि मैं भौंकूंगा तो ये मुझे डांटेंगे, मुझसे डरता भी था। लेकिन मैं अब सोच में पड़ गया था कि बात कुछ न कुछ है। जब अवधेश आते हैं तभी ये कुत्ते के साथ में ऐसा होता है, और नहीं तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था। बिल्कुल मेरा कुत्ता बिल्कुल शांत बैठा रहता था। ऐसा क्यों हो रहा है? सुबह होते ही मैं अपना अवधेश के पास पहुंचता हूं कमरे में। अवधेश नहा धो करके अब मंदिर से लौट आए थे और अपना काम पर जाने के लिए तैयार थे। तब मैं पूछता हूं कि अवधेश 2 मिनट बैठो, तुमसे बात करनी है। अवधेश मेरे सामने बैठ जाती हैं। तब मैं पूछता हूँ कि अवधेश तुम जब लौट के आते हो 4 दिन पर 3 दिन पर जब भी आते हो, तभी ये कालू के साथ में ऐसा होता है। ऐसा क्या करके आए हो भाई? इससे पहले तो तुम्हें जब भी आते थे कभी कालू भौंकता नहीं था, तुम्हें भी पता है। लेकिन ये कुछ दिनों से मैं जो देख रहा हूँ, जैसे किसी को देख रहा हो। बात क्या है? क्या इसके बारे में तुम्हें कुछ जानकारी है? क्योंकि आप रात में बाहर से आते हो, कहीं आपके साथ में कोई भूत प्रेत वगैरह तो नहीं आ रहा है? जैसे ही भूत प्रेत का नाम लेता हूं ना, अवधेश एकदम डर जाते हैं। कहते हैं नहीं भाई साहब, मैं भूत प्रेत को भला मैं क्यों लेके आऊँगा, मैं तो खुद डरता हूँ। मुझे भी लगा कि हाँ, अवधेश क्यों लेके आएंगे भूत प्रेत? भूत प्रेत से तो हर इंसान डरता है, मैं भी डरता हूँ। तो भला भूत को अपने घर में घर के बाहर क्यों भला लेके कोई आएगा?
लेकिन मुझे बड़ा अजीबोगरीब लग रहा था, मुझे शक भी हो रहा था कि कुछ ना कुछ तो बात है। ऐसे में किससे कहानियाँ सुना था कि कुत्ते जो है ना ऐसे ही नहीं भौंकते, जब तक कोई उनको दिखाई नहीं देता और कोई चीज़ को सूंघ नहीं लेते और तब तक वो भौंकते नहीं, बड़ा शांत रहते हैं। और जब ऐसी कुछ शक्तियों को देखते हैं जो मनुष्यों को दिखाई नहीं देती है और कुत्ते को नज़र आ जाती है, उनको पहचान भी लेते हैं, सूंघ भी लेते हैं और तब वो भौंकना शुरू कर देते हैं। अपने मालिक को सतर्क करते हैं कि देखो तुम्हारे आसपास में कोई आत्मा है, कोई दूसरी शक्ति है, कोई चुड़ैल है, प्रेत है, जो भी है। अपने मालिक को सूचित करते हैं कि यहाँ पर खतरा है। मैं यही सब सोचने लगा था इसके बारे में। फिर मैं जानकारी भी लेना शुरू किया, किताबें पढ़ना शुरू किया। अब थोड़ी थोड़ी मुझे जानकारी मिलती गई कि कुत्ते आत्माओं को सूंघ लेते हैं, आत्माओं को पता लगा लेते हैं। आसपास में कोई आत्मा रहे ना तो जान जाते हैं कि हाँ यहाँ पर कोई आत्मा है। मुझे बड़ा अब उस चीज़ में कहूँ ना कि इंटरेस्ट आ गया था। मैं डरता भी था, भूत प्रेत से बहुत डरता था, लेकिन इस काम में बड़ा इंटरेस्ट आ गया था। ये सब जब होता था जब अवधेश आते थे, मुझे अब कड़ी जोड़ने में मदद मिल गई थी। मुझे लगा कि अवधेश के साथ में कोई न कोई ऐसा घटना जरूर घटा है जिसके साथ ये सब हो रहा है। अवधेश के पीछे पीछे कोई आत्मा आ रही है। तभी मेरे कालू उछल उछल करके अब उसको पकड़ना चाहता है, भौंक के डराना चाहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैं यहाँ तक तो समझ गया था, लेकिन अवधेश थे नहीं। अब अवधेश कब आएंगे? अब मैं बहुत सारा जानकारी लेना चाहता था अवधेश से। इस बार भी अवधेश 3-4 दिन के बाद में लौटते हैं, और लौटते हैं ना तो शाम के टाइम में। शाम के टाइम में बिल्कुल कुत्ता आराम से उनके साथ खेल भी रहा था, ना कोई भौंक रहा था। तब मैं देख करके थोड़ा कड़ी में कड़ी जोड़ने लगा था कि अभी रात तो है नहीं, शाम है। अगर रात होती तो ये इसका हाल फिर वही शुरू हो जाता। कुत्ते जो है मेरा कालू भौंकना शुरू कर देता। मेरे पास वक्त था, अवधेश के पास भी वक्त था। मैं अवधेश को अपने स्टडी रूम में ही बुला लेता हूँ। मुझे लिखने पढ़ने का बड़ा शौक़ था और मैं तरह तरह की किताबें पढ़ता करता था। भूत प्रेत के अब इंटरेस्ट हो गया तो भूत प्रेत का किताबें मंगा लिया, तंत्र मंत्र का मंगा लिया, जानकारी सब मैं लेने लगा था। जिज्ञासु व्यक्ति था। अब मेरे पास में आ गए थे अवधेश। चाय मैंने ऑफ़र किया। चाय पीते हुए मैं पूछने लगा कि सच बताना अवधेश, ये कालू ऐसे तो भौंकता नहीं है, तुम्हारे साथ में कुछ ना कुछ तो हुआ है अवधेश, तुम मुझसे छुपा रहे हो। तुम्हारे साथ में कोई ना कोई प्रेतात्मा है जो तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आती है। तुम मुझसे छुपाओ मत अवधेश, सच बताओ। देखो मैं सच कहूँ ना तो मैं थोड़ा बहुत जानकारी रखता हूँ तंत्र मंत्र का। मैंने ऐसे ही तीर मार दिया था। हाँ, मुझे लग गया था कि हाँ तुम्हारे पीछे कोई ना कोई शक्ति आ रही है, तो तुम थोड़ा सा मुझे ही बताओ इसके बारे में। ऐसे मेरे कालू किसी को देख के भौंकता नहीं है। जब मैं इतना बात बोलता हूँ ना, अवधेश डर जाते हैं। एकदम उनका चेहरा पीला पड़ जाता है, एकदम डर जाते हैं। चाय जो पी रहे थे ना, लगा कि उनका हाथ कांपने लगा। तब मैं तो एकदम शक कर गया था कि बिल्कुल अवधेश के साथ में कुछ ना कुछ हुआ है। मैं उनको संभालता हूँ, अरे डरो मत, मैं हूँ ना तंत्र मंत्र थोड़ा मैं भी जानता हूँ, आराम से चाय पियो और डरो मत, दिन का टाइम है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम अपनी बात को बताओ, आप बिल्कुल कोई बात छिपाना मत। अगर तुम ये सच सच बताओगे तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। अवधेश डरते डरते चाय पीते हैं। जब मैं उनको बोलता हूँ चाय पियो, डरो मत, मैं तंत्र मंत्र जानता हूँ, मैं किताबें भी दिखाया कि देखो तंत्र मंत्र की किताब है, मैं इस चीज़ में स्टडी भी किया हूँ और मुझे मालूम भी है। तब उनको भरोसा होता है। कई पल तो वो चुप रहते हैं, एकदम डरे हुए दिखाई देते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि अवधेश डरो मत, जो भी तुम्हारे साथ में हुआ है मुझे खुल के बताओ। हो सकता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँ और उन शक्तियों से तुम्हें पीछा छुड़ा दूँ। मैं जानना चाहता था। मैं तंत्र मंत्र का कोई जानकार नहीं था, बस मैं हवा बनाया था कि ताकि उनको लगे कि मैं तांत्रिक हूँ और तब जाकर के वो खुलकर मेरे से बात करेंगे। अब बाकी में ये चाल जो थी मेरी कामयाब हो चुकी थी।
इसके बाद जो बताते हैं ना, तो मैं तो एकदम कांप जाता हूँ। भगवान न करे ऐसा किसी के साथ में हो, मैं तो उस जगह पर होता तो मैं तो बेहोशी हो जाता। ऐसे कहानी अब अवधेश की अब मैं बताने जा रहा हूँ। अवधेश जो थे ना, अब आपको पता ही है, ड्राइवर थे, टूर एंड ट्रेवल्स में काम करते थे, दूर दूर जाते थे टूरिस्टों को लेकर घुमाने फिराने। वो बताते हैं कि मैं ज़्यादातर जो तीर्थ स्थल होता था, अब मुझे मेरा जो मालिक है ना वो भेजता था। कभी हरिद्वार चले जाओ, उत्तराखंड चले जाओ, कोई टूरिस्ट प्लेस में, उधर ज़्यादा ही उत्तराखंड का मैं सफ़र किया करता था। और मैं ऐसे ही एक टूरिस्ट को लेके गया था। मेरी जो टैक्सी थी 3 दिन के लिए बुक थी। टूरिस्ट अपना जो होटल में थे वहाँ पर रुक गए थे। हाँ, मेरा एक जानने वाला था, मैं वहाँ पर एक दोस्त बना लिया था। आखिर वहाँ पर भी होटल में हम लोग के लिए रुकने के लिए इंतज़ाम था, सब कुछ था। लेकिन मैं सोचा कि 3 दिन हैं, अब मेरा एक जानने वाला था, दोस्त था, तो मैं सोचा कि रात में अब क्या करना है, उसी के पास चलते हैं, बातचीत करेंगे, बहुत दिन हो गया मिले हुए। अब मैं जिनको लेके गया था कि रात में कहीं तो नहीं जाना है, तब उन्होंने बोला कि नहीं, रात में तो नहीं, कल 10 बजे निकलना है। तब मैं उनको बोल के गया था कि मैं अपने एक मिलने वाले से जाता हूँ जो ज़्यादा दूरी पर नहीं है, और मैं सुबह तक लौट के आ जाऊँगा, आपके टाइम पर मैं यहाँ पर हाजिर हो जाऊँगा। तब उन्होंने आदेश दिया कि ठीक है, आप चले जाना, लेकिन टाइम पर आ जाना। इसके बाद मैं अपने जानने वाले के पास में चला जाता हूँ और वहाँ पर हम बातचीत करते रहते हैं। और तब अब वो एक ऐसा काम बताते हैं, मैं सुन करके अब हैरान हो जाता हूँ। कहते हैं कि अवधेश, बहुत दिनों के बाद में आए हो। मैंने बोला हाँ, बहुत दिनों के बाद में आया है, तुम्हारी याद आई तो मैं चला आया। और तब कहते हैं कि अवधेश, एक छोटा सा काम था, लेकिन बदले में तुम पैसे वाला बन सकती हो। जब मैं सुनता हूँ कि मैं पैसे वाला कैसे बन सकता हूँ भाई, ऐसा कौन सा काम है, वो काम तो आप भी कर सकते हो। हाँ, तब कहने लगे नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम तुम कर सकते हो, तुम मेरे से छोटे हो और जैसा चाहिए उस बंदे को उसके माफिक हो। मैं कहने लगा ऐसा कौन सा काम है, पहले आप बताओ तो सही। हाँ, तब कहने लगा कि देखो, एक आत्मा के पास जाना है। मैं जब सुना ना, मेरी तो होश उड़ चुके थे। कौन सी आत्मा भाई, किसकी आत्मा? तब वो कहने लगे मेरी बात सुनो, करना ना करना तुम्हारी मर्जी के ऊपर में। अब इसके बाद वो बताने लगे कि देखो, मेरे पास में एक ऐसे ही तांत्रिक आए थे, मुझे वो काम बता रहे थे कि ये काम आप कर लो, अब बदले में तुम्हें काफ़ी पैसा मिलेगा। तब मैं तैयार भी हो गया था, पैसे का लालच किसको नहीं आता। लेकिन वो मुझसे अब मेरा नाम पता सब कुछ पूछने लगे, फिर वो गणना करने लगे। तब मुझे वो रिजेक्ट कर दिए। कहने लगे नहीं, अगर तुम्हारी नज़र में ऐसा कोई लड़का हो जो इस राशि का हो, इस नाम से उसकी स्टार्टिंग हो, तब ये काम हो सकता है, ये तुम नहीं कर सकते। तब मुझे ख्याल तुम्हारा आया कि तुम्हारी राशि उसी चीज़ से मिलती है जो बताए थे। तब मैंने बोला कि हाँ, एक मेरा दोस्त है, वो कभी कभी आता है, जब आएगा तो मैं आपसे ज़रूर मिलवा दूंगा। अब इसके बाद मुझे बड़ा अजीब सा लगा था उनकी बात सुन करके कि ऐसा राशि और ऐसा क्या है ग्रह नक्षत्र, मैं तो जानता तक नहीं था। मैं तो टैक्सी ड्राइवर, अपने काम में रुचि रखने वाला। तब वो मुझे बताने लगे कि देखो, एक छोटा सा काम वो करवाना चाहते हैं, एक आत्मा फंसी हुई है, उसको निकालना है। मैं जब सुनता हूँ ना तो मैं कांप जाता हूँ। कहता कि नहीं बाबा, मैं आज तक किसी आत्मा का मैं देखना भी पसंद नहीं करता हूँ, मैं उसको कैसे निकाल सकता हूँ, वो तो खुद एक आत्मा है, उसमें शक्ति बहुत सारी होगी। तब मेरा दोस्त बताता है कि नहीं, वो आत्मा जो है ना कहीं पर फंसी हुई है और तुम निकाल सकते हो। पैसा का लालच देता है। अब पैसा का लालच मुझे अब आ भी जाता है। मैं सोचा कि मैं कब तक अब दूसरे एक टैक्सी चलाता रहूँगा, क्यों ना अपना खुद का टैक्सी खड़ा करूँ। जितना पैसा मुझे मिल रहा था उसमें मज़े से मैं एक बड़ी सी टैक्सी ले सकता था। लालच आ गई थी। अब इसके बाद मुझे उस तांत्रिक से सुबह में मिलवाते हैं। सुबह तड़के ही हम लोग चले जाते हैं। तांत्रिक मुझे देख करके खुश हो जाता है। कहता है कि मैं तो ऐसे ही लड़के को ढूंढ रहा था,
आखिरकार जब वो काम बताते हैं ना, मैं जब काम पूछता हूँ, कहने लगे कि ज़्यादा मुश्किल भरा नहीं है, बस एक रात का काम है, बस एक रात का काम कर लो और ये सारे पैसे ले जाओ। पैसा उनको खुला ऑफर था। उसमें मेरी टैक्सी जो है ना, नई टैक्सी आराम से आ सकती थी। मैं तो लालच में फंस गया था। मन कह रहा था कि नहीं, ये काम करना ठीक नहीं है, लेकिन जो लालच है ना, वो कह रहा था कि कर लो बेटा, इतना पैसा तुम्हें मिल रहा है। आखिरकार लालच की जीत होती है, मेरा मन जो है शांत हो जाता है। मैं उस काम के लिए हाँ भर जाता हूँ। अब बदले में अब मैं उनको एक टाइम देता हूँ कि बताइए कब मुझे आना होगा, क्योंकि मैं अपना टूरिस्ट लेके आया हूँ, अब मुझे तो अभी लौटना पड़ेगा। तब वो कहते हैं कि इतनी जल्दी नहीं है। अब एक तारीख बताते हैं कि देखो, पूर्णमासी की रात को अब तुम आना पड़ेगा, हो सके तो एक दिन पहले आ जाओ ताकि मैं पूरी तैयारी कर सकूं। मैं उनकी बात को मान लेता हूं। अब वो जब टाइम आता है ना, तो मैं अब वो अपने शहर से वहाँ के लिए निकल जाता हूँ, छुट्टी लेकर के, 3 दिन की छुट्टी लेकर के अपने दोस्त के घर पर आता हूँ। दोस्त भी हमारे किराए के घर पर रहता था और काम करता था फैक्ट्री में। उसके घर आकर रुकता हूँ और फिर तांत्रिक बाबा से मेरी मुलाकात होती है। तांत्रिक बाबा मुझ पर कुछ प्रयोग कर रहे थे। अपनी कुटिया में बुला करके, जहाँ रहते थे शमशान के पास में, वहाँ मुझे बुला करके दिन के टाइम में कुछ पानी वगैरह मेरे पर डाल रहे थे, कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रहे थे और इसके बाद कहने लगे कि सब कुछ ठीक है, जैसा मैं सोचा था तुम ऐसा ही निकले हो। अब पूर्णमासी की रात को तुम्हें आना पड़ेगा मेरी कुटिया में, और इसके बाद हम दोनों लोग चलेंगे। पास में शमशान है और शमशान में जाकर के पूरा विधि विधान करना है। मैं उनसे पूछा था कि बात क्या है, आपको करवाना क्या है, क्या चीज़ करवाना चाहते हो। तब कहा, वो तांत्रिक बाबा कहने लगे कि आपके दोस्त ने नहीं बताया था, एक ऐसी लड़की है जो किसी के चंगुल में फंसी पड़ी है, उसको हमें बाहर निकलना है। मैं पूछता हूँ कि जिंदा लड़की है, मनुष्य है। तब कहने लगे नहीं, वो एक आत्मा है, प्रेत आत्मा है, अब उसको बाहर निकलना है। वाकई में मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन लालच ऐसी चीज़ है कि मैं लालच में फंस गया था। आखिरकार वो समय आता है, लालच मुझे उस जगह पहुंचा देता है जहां मुझे होना नहीं चाहिए था। मैं उस रात को, जो पूर्णिमा की रात होती है, मैं अब समय से पहले उनके कुटिया में आ जाता हूँ, जो थोड़ी ही सी दूरी पर बगल में, शमशान के बगल में थी। वहाँ आने के बाद में वो तो मेरा इंतजार ही कर रहे थे। कहने लगे, बताने लगे, मुझे शिक्षा देने लगे कि देखो, ये जो काम करने जा रहे हैं ना, हम तुम बस 2 ही आदमी रहेंगे, तीसरा कोई नहीं रहेगा। तीसरा कोई था भी नहीं, मेरा दोस्त तो अपने नाइट ड्यूटी पर गया था, अब उसे कोई मतलब था ही नहीं। हम 2 ही लोग रहेंगे वहाँ पर। दोनों लोग का ही जिम्मेदारी है कि हम इस काम को अंजाम दें। देखो, वहाँ पर बहुत तरह का अब ऐसी चीज़ें दिखाई दे सकती हैं, प्रेत आत्माएँ, चुड़ैल जिसको तुम बोल सकते हो, ऐसी चीज़ें दिखाई देगी, तुम्हें डराने की कोशिश करेगी, लेकिन डरना नहीं है। मैं एक आत्मा को बुलाऊंगा जो आत्मा फंसी पड़ी है, लेकिन वो अकेले नहीं आएगी, जिसने उसको कब्जे में ले रखा है ना, वो भी उसके साथ में आएगा। तुम्हें वो बहुत टॉर्चर करने की कोशिश करेगा, डराने की कोशिश करेगा, तुम आप देख करके डर भी सकते हो, इतना भयानक शक्ल है उसका। अगर तुम डर गए ना तो सारा खेल खराब हो जाएगा। तुम्हें डरना नहीं है, उस जगह छोड़ करके अब भागना भी नहीं है। अगर तुम भाग जाते हो तो तुम पर आफत आ सकती है, अब मेरे पर भी आ सकती है। सब कुछ समझाने के बाद में पैसे की लालच थी, मैं हाँ बोल देता हूँ कि जब आप रहोगे तो मुझे डरने की आवश्यकता नहीं। आखिरकार वो घड़ी आ जाती है जब मुझे लेकर के शमशान में जाते हैं और वहाँ पर अपना विधि विधान से जो कुछ करना था, पूजा पाठ अपना शुरू कर देते हैं। आधी रात बीत जाती है। इसके बाद वही होता है, एक सुरक्षा घेरे में मुझे बिठा देते हैं और कहते हैं कि तुम बैठ जाओ। मेरे ऊपर में कुछ जल छिड़कते हैं, कुछ अब ऐसे चावल का दाना डालते हैं और फिर अपने आंखें बंद करके आह्वान करने लगते हैं। मेरी आंख तो खुली थी, मुझे कोई आदेश नहीं दिए थे कि आंखें बंद करके रखना, लेकिन उन्होंने बोला था कि उस गोल घेरे को छोड़ करके निकलना नहीं है। चाहे तुम्हें कितना कोई डराए,
डरना नहीं है। हमें उस प्रेतात्मा लड़की को अब उसके चंगुल से आज़ाद करना है। आखिरकार वही जो सब कुछ शुरुआत हो चुका था। अजीबो गरीब आवाज़ें आनी शुरू हो गई, जानवरों की आवाज़ जैसी। ऐसा लग रहा था कि इंसानों की आवाज़ उसके बाद में आनी शुरू हो गई, जैसे कोई दर्द से चीखता हुआ, कोई औरत चीखती हुई, तरह तरह की आवाज़ें, कोई डरी हुई, इसके बाद में हंसने वाली आवाज़, जैसे कोई भारी आवाज़ है आसपास में। मुझे ये सब सुनाई देने लगी। सच कहूँ ना तो मैं इन आवाज़ों को सुनकर ही डर चुका था। अगर मेरे सामने में कोई आ जाता ना तो मैं तो मर ही जाता, ऐसे मेरी हालत हुई पड़ी थी। लेकिन मैं इतना सब अभी झेल रहा था। जो वो तांत्रिक थे अपने काम में लगे हुए थे, आंखें बंद करके मंत्र का आह्वान कर रहे थे। उनको पता भी नहीं कि मैं अब क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ बता चुके थे कि इस गोल घेरे से कभी बाहर मत निकलना, अब भागने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो तुम्हारे पीछे बहुत कुछ हो सकता है। अब वही हुआ। शुरुआत से तो आवाज़ से हुई थी, आवाज़ अभी चल भी रही थी। तब मैं सामने देखता हूँ ना तो मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती। इतना लंबा चौड़ा इंसान मैंने कभी देखा नहीं था। एकदम काला लबादे में मुझे दिखाई देता है, आंखें चमकती हुई, जैसे अपना लंबा हाथ बढ़ा करके मुझे उस गोल घेरे से बाहर खींच देगा। मैं डर जाता हूँ, उस बाबा को आवाज़ देता हूँ, बाबा बाबा, वो मुझे पकड़ रहा है। तब बाबा मंत्र करते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें जो बोला हूँ ना वैसा ही करते रहो, शांत रहो, तुम्हें कोई छुएगा नहीं। अगर तुम डर गए ना तो बस काम खराब हो जाएगा। जब मैं तुम्हें बोलूँगा ना, उस लड़की को, उस आत्मा जो तू दिखाई देगी, अपने गोल घेरे में खींच लो, तो तुम उसका हाथ पकड़ लेना और वो खुद तुम्हारे गोल घेरे के अंदर आ जाएगी। बस तुम्हें यही काम करना है, बाकी तुम्हें कोई डरना नहीं है, बाकी मैं सब कुछ देख लूँगा। बाबा, तांत्रिक बाबा मुझे साहस दे रहे थे, लेकिन मेरे अंदर में बहुत कुछ घबराहट सी चल रही थी। लग रहा था कि मैं गलत फैसला ले लिया हूँ, मुझे ये काम पर आना नहीं चाहिए था। पैसे का लालच ऐसा ही होता है कि इंसान को अंधा बना देता है। मैं भी अब लालच में अंधा बन चुका था, लेकिन जब उस जगह पर आया ना तो मेरे होश उड़ चुके थे। और तब मुझे लगा कि मैं जो अब ये काम करने जा रहा हूँ ना, ये आसान काम नहीं है। जब मैं उस काले इंसान को देखता हूँ, बाबा को कंप्लेन करता हूँ, बाबा मुझे समझाते हैं कि ऐसे और भी लोग आएंगे, शांत रहो, इस गोल घेरे से बाहर बिल्कुल मत निकलना। जब वो लड़की आ जाएगी, वो जो आत्मा आ जाएगी जिसको मैं बचाना चाहता हूँ, तब मैं बोलूँगा, तब उसकी हाथ बस टच कर लेना, अब बाकी वो लड़की तुम्हारे साथ गोल घेरे में अंदर आ जाएगी। ऐसा ही सब कुछ चलने लगा। वो काला इंसान कुछ देर तक हमें डराने की कोशिश करता रहा, और फिर वो चला गया। और उसके बाद में अलग अलग किस्म के वहाँ पर मुझे भूत प्रेत दिखाई देने लगे, और जो मुझे बिल्कुल लग रहा था कि बस मेरा बाल पकड़ के खींच लेंगे, मेरा हाथ पकड़ के खींच लेंगे, ऐसा मुझे लग रहा था। मैं डर जाता था, इतना खौफ में भर जाता था। लेकिन मैं बाबा को बोलता, बाबा, तब बाबा कहते शांत रहो, जब तक वो लड़की ना आए इस जगह से हिलना नहीं है, अगर तुम हिले तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी। वाकई में इतना भयभीत हो चुका था, इतना मैं डर चुका था, मन तो कह रहा था कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके अब यहाँ से भाग लें। ऐसा चीज़ मैंने आज तक कभी अनुभव नहीं किया था। इतना सारा मैंने भूत प्रेत कभी ज़िंदगी में देखा नहीं था, जिसमें औरतें भी आ रही थी, इतनी बदसूरत सूरत, जो मुझे डराने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार जब वो लड़की आती है जिसकी बाबा को ज़रूरत है, लेकिन वो लड़की आती है ना तो मैं पहचान नहीं पाता हूँ। वो चीखती हुई, चिल्लाती हुई अब अपने हाथ आगे बढ़ा रही है। वो भी देखने में नॉर्मल सी लग रही थी, ऐसे ही नहीं कि भूत की कोई परी थी। अपनी हाथ बढ़ा रही थी, जैसे मेरे को पकड़ना चाहती है। अब मैं डर जाता था। तब बाबा कहते हैं, अरे अब तो पकड़ ले हाथ, अब तो पकड़ ले, उसको खींच ले अपने अंदर में। जब बाबा बोलते हैं ना, तब मैं हाथ बढ़ा देता हूँ। हाथ जैसे ही वो लड़की छूती है ना, मेरे शरीर में एकदम गनगनाहट सी हो जाती है, जैसे लगता है कि वो गोल घेरे में नहीं, मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर गई हो। इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं होता है कि मेरे साथ में उस रात में क्या हुआ था। जब मेरी आँख खुली ना तो मैं बाबा के कुटिया में था और सुबह होने जा रही थी। बाबा मुझ पर पानी छिड़क रहे थे और मुझे अब जगा रहे थे,
होश मिलाने की कोशिश कर रहे थे, मेरा नाम लेकर पुकार रहे थे, अवधेश अवधेश उठ जाओ सुबह हो गई है। जब मैं उठ जाता हूँ ना, एकदम डरा हुआ हूँ। मैं रात की बात सोच करके कांप जाता हूँ। बाबा से पूछता हूँ कि मेरे साथ में क्या हुआ था। वो लड़की जैसे मेरी हाथ पकड़ी, इसके बाद में मेरा शरीर कांप गया था। पूरा गनगनाहट महसूस हुआ था, जैसे मेरे अंदर में कोई बिजली का करंट आ गया। बाबा कुछ जवाब नहीं देते, कहते हैं सब कुछ ठीक हो गया है, अब डरने की जरूरत नहीं है। मैं उनसे सवाल पर सवाल पूछ रहा हूँ कि बाबा उसके बाद मुझे याद नहीं है कि मेरे साथ में क्या हुआ। तब बाबा कहने लगे कुछ नहीं हुआ, वो आत्मा अब तेरे पास में आ गई थी ना, और इसलिए तू ज़्यादा घबरा गया था। तू एक तरह से अचेत अवस्था में पहुंच गया था। मैंने सब कुछ संभाल लिया था। मैं तुझे लेकर के इस कुटिया में आ गया था। देख अब तू सही सलामत है, तूने अच्छा काम किया है। अब इसके बाद थोड़ा सा मुझे राहत मिलती है। सब कुछ इतना झेलने के बाद में तब मैं अब मांगता हूँ कि बाबा मेरा पैसा दे दो। बाबा कहते हैं कि तेरे घर पर पैसा पहुँच जाएगा, तू चिंता मत कर, रात के टाइम में तेरे पास में पैसा मैं लेके आ जाऊँगा। मुझे अब घर जाने का आदेश देते हैं कि जाओ जाके घर पर आराम करो, और रात में मैं आऊँगा पैसा लेकर के। मैं निश्चित हो जाता हूँ, घर लौटता हूँ, जहाँ पर मेरे दोस्त का घर है वहाँ लौटता हूँ। मेरा दोस्त भी आ गया था। अब मैं सारा किस्सा बताता हूँ। जब बताता हूँ ना तो मेरा दोस्त भी डर जाता है, कहने लगा कि इतना भयानक काम था वहाँ पर। मैंने बोला कि अगर तू मेरी जगह पर होता ना तू तो कभी उठ के भाग लेता। बोलता पैसे कहाँ हैं, तब मैं बोलता हूँ कि बाबा जी लेके आएंगे। हम दोनों बाबा जी का इंतज़ार करते रह गए। रात हो गई, मेरा दोस्त ड्यूटी नहीं जा पाया। वो भी खुश था कि इतना सारा पैसा आ जाएगा और हम एक तरह से अमीर हो जाएंगे। और लेकिन रात हो चुकी, रात का 12 बज गया, लेकिन बाबा जी का अता पता नहीं था। हम दोनों के दोनों मायूस हो गए थे। जब सुबह हो गई तब हम उस बाबा के अब कुटिया की तरफ चल पड़े। मैं गुस्से में था, मेरा दोस्त भी गुस्से में था। जब वहाँ पहुँचते हैं ना, कुटिया तो ज़रूर थी, लेकिन बाबा का बोरिया बिस्तर वहाँ से गायब हो चुका था। पूरा हम शमशान में जाते हैं, कहीं बाबा शमशान में कोई पूजा पाठ तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी नहीं थे। बाबा एकदम गायब हो गए थे। अब आप सोच लो कि इतना सब कुछ करने के बाद जब हाथ कुछ ना आए तो कितना गुस्सा आता है। हम दोनों गुस्से में थे। हम कई चक्कर काटे थे उस दिन, अब बाबा कुटिया का, शमशान का। जब शाम हो गई तब भी हम वहाँ पर गए थे, लेकिन बाबा नहीं मिले। अब मैं जो 3 दिन का छुट्टी लेके आया था ना, मैं 7 दिन छुट्टी बिता देता हूँ उसी जगह पर। मैं, मेरा दोस्त दिन के टाइम, सुबह के टाइम, शाम के टाइम उस कुटिया पर जाते थे कि बाबा कहीं गए होंगे, काम से पैसे के इंतजाम करने गए होंगे, ज़रूर आ गए होंगे। लेकिन निराशा ही हाथ लगी। 7 दिन जब हो जाता है तब मुझे लगता है कि हम लोग ठगे गए हैं। मैं तो बड़ा गुस्से में था। ये तो काम मेरा दोस्त ने दिलवाया था, मैं उस पर बरस पड़ा था। तेरी वजह से सब कुछ हुआ। वो महात्मा जरूर था, लेकिन देख पैसा हमें दिया क्या, अपना काम तो करा लिया। अब इसके बाद हम रात को वहाँ शमशान में पहुँचे थे आखिरी बार। जब वहाँ पहुँचे ना तो मुझे लगा कि कोई है वहाँ पर। जिस जगह पर पूजा हुई थी ना, वहाँ पर कोई परछाई से दिख रही थी। मेरा दोस्त जो था ना, शमशान के बाहर ही रुक गया। मैं गुस्से में था, नहीं कि बाबा तो वही लग रहा है, ऐसा ही दिख रहा है। अब मैं गुस्से से अंदर पहुँच जाता हूँ। जब पहुँचता हूँ ना, तब मैं देख के हैरान हो जाता हूँ कि जगह तो वही थी आसपास की, लेकिन वो बाबा नहीं थे, एक लड़की थी। जैसे ही मैं बाबा को आवाज़ देता हूँ ना, लड़की चौंक करके उठती है उस जगह से। अब मुझे घूरने लगती है। अब उस लड़की को देख करके मैं डर जाता हूँ, अब फिर भाग जाता हूँ। वही लड़की आज तक मेरा पीछा कर रही है। जब अवधेश पूरी बात बताते हैं ना, मैं तो कांप गया था कि इतना सब तू झेल लिया और मुझे बताया तक नहीं। वही लड़की अब इस घर में आ रही है। जब मैं आता हूँ ना, मेरे पीछे लगी रहती है। हालांकि उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ना जाने उस रात को मैं बाबा के तलाश में गया था और ये लड़की उस जगह पर बैठ कर के ना जाने क्या कर रही थी।
हमें बाबा को आवाज़ दिया था और तब उठ के खड़ी हो गई। मुझे लगता है कि मैंने इस गलत टाइम में इसको आवाज़ दे दिया। मेरे साथ में ये महसूस ज़रूर होता है, मेरे पीछे पीछे चलती है, लेकिन आज तक इसने मेरे साथ में कोई नुकसान नहीं किया है, ना ही मुझे कोई टच किया है। ना जाने ये कौन है। मैं जब घर में आ जाता हूँ ना, तब ये बाहर ही रहती है, हमारे घर के अंदर में नहीं आती है। अवधेश पूरा बताते चले गए। जब मैं समझ लेता हूँ पूरा कहानी किस्सा अवधेश का, तो सही कहूँ ना तो मैं खुद डर जाता हूँ। अवधेश तो बड़ा कड़े दिल का व्यक्ति था, इतना तो मैं झेल नहीं पाता। और तब अवधेश से पूछता हूँ कि इतना सब करने के बाद में तुम्हें क्या मिला। अवधेश गुस्से में कहने लगे कि अब क्या मिला, आप तो खुद ही जान चुके होंगे। मैं तो ठगा गया, मेरा दोस्त भी ठगा गया, वो बाबा गायब हो गया, और वो आत्मा क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं है। अब इसके बाद मैं खुद तांत्रिक से बात करता हूँ, अवधेश की कहानी बताता हूँ, और तब तांत्रिक कहते हैं कि हाँ आप लेके आइए और उस आत्मा से हम पीछा छुड़ा देंगे। अब इसके बाद मैं अवधेश को बोलता हूँ कि एक रात तुम्हें थोड़ा पहले आना पड़ेगा, बाबा तेरे साथ में झाड़ फूँक करेंगे रात को 10 बजे। तब अवधेश सही टाइम पर आता है और मैं एक तांत्रिक बाबा के पास जाता हूँ। वहाँ पर झाड़ फूँक हो करके बिल्कुल जो बाबा थे कह देते हैं कि अब कोई इसका पीछा नहीं करेगा। मैंने उससे पीछा अब छुड़ा दिया है, ख़त्म हो गया मामला। तब मैं जिज्ञासु था ना, पूछने लगा कि बाबा ये जो कहानी हुई थी वो आत्मा क्या थी, और वो तांत्रिक उस आत्मा को किससे छुड़ा रहा था। तब वो बाबा बताने लगे कि तुम तंत्र मंत्र के दुनिया में ना पड़ो। ये दुनिया है ना तंत्र मंत्र का, जितना इसमें तुम उतरते जाओगे इसका कोई अंत नहीं है। तब वो मोटे मोटे रूप में बताने लगे कि वो जो लड़की थी आत्मा, वो किसी प्रेत के चंगुल में थी, और वो जो तांत्रिक था ना उस लड़की को पाना चाहता था, अपने कब्जे में करना चाहता था। या तो हो सकता है कि वो आत्मा पहले से उसके पास में रहती हो और वो प्रेत आत्मा शक्तिशाली उसको अपने कब्जे में ले लिया था, और फिर वो तांत्रिक बाबा छुड़ाना चाहता था, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाता था। ये जो अवधेश है ना, इसकी जो राशि है थोड़ा अलग किस्म की है, ग्रह नक्षत्र इसके अलग हैं। बाबा अब चाहता था कि प्रेत से तो खुद लड़ नहीं पाता, अवधेश को अब मनाता है, पैसे का लालच देता है, अवधेश मान भी जाते हैं, लेकिन अवधेश को पैसे देने के मूड में नहीं होता, अपना काम करा लेता है। अब वो प्रेतों से उस लड़की को आज़ाद करा लेता है, अवधेश के शरीर में लड़की आ जाती है, तभी अवधेश बेहोश हो जाते हैं, अपने कुटिया पर लाता है, फिर उस प्रेत आत्मा को अवधेश के शरीर से निकाल लेता है, तब जाकर के अवधेश को अब होश आया होगा। बाबा जब बताते हैं ना पूरी कहानी, वाकई डरावनी कहानी थी। मैं लास्ट की कहानी उन्हीं से समझा था। आज जब मैं समझ गया ना, तब मुझे लगा कि कितना वो लोभी किस्म का तांत्रिक था, जिसने भी ये अवधेश के साथ में किया था, बहुत ही गलत किया था। अगर उसको कराना ही था तो जो पैसे का वादा किया था तो उसको देना चाहिए था, लेकिन अवधेश को इसमें 1 रुपये का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा उनका काम का नुकसान हुआ, शरीर का हानि हुई, कई दिन तक अपना ड्यूटी भी छोड़ चुके थे। क्या मिला, और उसके साथी को भी क्या मिला, दोनों के दोनों लोग ठगे गए थे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो विजेंद्र जी ने भेजा था। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई घटना है, कोई अपनी आप बीती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजिएगा। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। फिर हम मिलते हैं कल की रात ऐसी ही एक डरावनी घटना के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।